क्या मिला था स्वाति और रोहित को वहां पर उस किला में? क्या क्या वो खंजर सच में किसी राज के बारे में बताएगा? और अनिका को उस जंगल में वहां पर किसने उस जाल में फंसा दिया? कौन था वो? क्या सच में अनिका के अनुसार वीआर उसका टेस्ट ले रही थी जैसे किंग का भी लिया गया था? जानने के लिए सुनिए। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रोहित और स्वाति अब वहां पर अब उन्हें वो कमरा दिखाई देता है और अब स्वाति उस कमरे पर अपनी लात मारकर उसे एक ही धक्के में तोड़ देती है। तो इधर वो दोनों जैसे ये बंदर देखते हैं तो वहां पर यहाँ चारों तरफ धूल का ही गुबार था। अब ये धूल धीरे धीरे हटती है तो वहां पर उस कमरे में जगह जगह मिट्टी के ढेर लगाए हुए थे। तभी यहाँ पर रोहित की नज़र उस कमरे में एक तरफ जाती है। वो वहां पर अब उसकी नज़र वहां पर टंगे हुए खंजर के ऊपर चली जाती है। उस खंजर को देखते ही तो रोहित अचानक से रुक जाता है और स्वाति की तरफ देखते हुए ही कहता है, स्वाति माँ, इस आवाज को सुनो। इधर रोहित की बात सुनकर स्वाति तुरंत उसकी तरफ देखती है और थोड़ी हैरानी से उससे पूछती है, क्या हुआ है रोहित? तुम अचानक इस तरह क्यों रुक गए? ये सुनते ही रोहित बिना कुछ कहे अपने हाथ के इशारे से स्वाति मल्होत्रा को दूसरी दिशा की तरफ देखने के लिए कहता है। रोहित के इस तरह इशारा करने पर स्वाति धीरे धीरे अब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाती है तो जैसे ही उसकी नजर सामने रखे हुए उस अजीब से खंजर पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह जाती और फिर हैरानी से कहती है, ये कैसा खंजर है? स्वाति की बात सुनकर रोहित भी उस खंजर को ध्यान से देखते हुए कहता है, ये तो उसके पास ही जाकर पता चलेगा माँ कि आखिर यह खंजर कैसा है और यहाँ पर इस तरह क्यों रखा गया है। रोहित की बात सुनकर स्वाति कुछ पल के लिए उस खंजर को देखती रहती है और फिर कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, दूर से देखकर तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। और ये कहते हुए स्वाति और रोहित दोनों ही धीरे धीरे अब अपने कदम उस खंजर की तरफ बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे वे दोनों उस खंजर के करीब पहुंचते हैं तो वहां का वातावरण अचानक से और भी रहस्यमय होने लगता है। अब यहाँ पर उन्हें एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हालांकि यहाँ पर बस ये दोनों ही थे। स्वाति उस खंजर को बहुत ही गौर से देखने लगती है जैसे उसकी नजरें उसके अंदर छिपे हुए किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ ही पल के बाद स्वाति धीरे धीरे अब अपना हाथ उस खंजर की तरफ बढ़ाती है। रोहित उसे रोकने के लिए कुछ कहने ही वाला था लेकिन तब तक स्वाति अपना हाथ उस खंजर के बिल्कुल ऊपर ले जाती है। जैसे ही स्वाति का हाथ अब उस खंजर के ऊपर जाता है तो उसी पल अचानक वहां एक तेज रोशनी चमकती है और एक जोरदार हवा का झोंका दोनों को अपनी चपेट में ले लेता है। स्वाति और रोहित दोनों ही कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके पैर अब यहाँ पर पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। दोनों अचानक हवा में उठकर कुछ दूर तक उड़ते हुए और फिर जोर से जमीन पर गिर जाते हैं। इस अचानक हुए हादसे की वजह से दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर तक मानो बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस के एक बेहद घने और अंधेरे जंगल में उस विशालकाय गरुड़ ने अब तक अनिका को जंगल के काफी अंदर लाकर छोड़ दिया था। चारों तरफ इतने घने पेड़ थे कि उनकी वजह से अब यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। पूरा जंगल रहस्यमय अंधेरे में डूबा हुआ था। अनिका अब जैसे ही यहाँ पर इस जंगल में नीचे उतरती है तो वो भी यहाँ पर अब उसी गल की आंखों में देखकर कहती है, क्या वो यहीं आसपास हैं? अनिका की बात सुनकर उस विशाल का एक गरुड़ वो कुछ पल तक तो उसकी आंखों में देखता रहता है और फिर अपनी पलकों को हाँ में झपका देता है। इसके बाद वह अपनी आंखों के इशारे से अनिका को अपने सामने मौजूद उस रास्ते की तरफ देखने के लिए कहता है और फिर उसी दिशा में जाने का इशारा करता है। अनिका भी यहाँ पर इस गरुड़ के इशारे को समझ जाती है। वह एक बार फिर उसकी तरफ देखती है और फिर बिना कुछ कहे उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। उसके कदम धीरे धीरे उस घने जंगल के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अनिका के दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं। खासकर वीआर से जुड़ी हुई बातें उसे बार बार परेशान कर रही थी कि आखिर वीआर का इस पूरी रहस्यमयी जगह से क्या संबंध था।
उसे यहाँ पर क्यों लाया गया था, वो यहाँ पर क्यों रहती थी, और सबसे बड़ी बात, क्या सच में वही चीज इसी जंगल के आसपास मौजूद थी जिसके बारे में अभी अनिका सोच रही थी। इन्हीं सवालों के बारे में सोचते हुए अनिका लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाती जा रही थी वातावरण पहले से भी ज्यादा डरावना और खतरनाक होता जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। जंगल इतना घना और सुनसान था कि किसी भी सामान्य इंसान के लिए इतनी देर तक यहाँ रहना लगभग नामुमकिन था। अनिका कुछ कदम और आगे बढ़ती है और फिर अचानक रुककर अपने आसपास देखने लगती है। उसके चेहरे पर यहाँ पर चिंता साफ साफ नजर आने लगती है। अब वो अपने मन ही मन में सोचती है कि आखिर वह है कहाँ पर। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो पेरिस में है या फिर किसी ऐसी जगह पर आ पहुंची है जिसका इस दुनिया से कोई संबंध ही नहीं है। इन विचारों के साथ अब यहाँ पर अनिका दोबारा आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ये देखकर उसके कदम अपने आप ही रुक जाते हैं और वो कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ी रहती है और पीछे से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करती है। अनिका को जब यकीन हो जाता है कि सच में उसके पीछे कोई मौजूद है, तो वो अब धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखने लगती है। जैसे ही उसकी नज़र पीछे जाती है तो उसकी आंखें तो यहाँ पर एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक बेहद बड़ा और खतरनाक चीता पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में अनिका ने यहाँ पर अपने शिकार को अच्छी तरह से महसूस कर लिया था, क्योंकि उसकी आंखों में शिकार करने की एक खतरनाक चमक थी। इससे पहले कि अनिका कुछ समझ पाती, वो चीता अचानक एक जोरदार छलांग लगाकर हवा में उछलता है और सीधा ही अनिका के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। चीते को अपनी तरफ इतनी तेजी से आता देखकर अनिका यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हटती है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अब अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करती है और अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को अब पूरी ताकत से भींच लेती है। चीता भी हवा में छलांग लगाते हुए ही तेजी से ही अनिका के चेहरे के पास आ जाता है, तो अनिका भी यहाँ पर बिना पल गवाए अपने हाथ को पीछे ले लेती और पूरी ताकत से उसके मुंह पर अब एक जोरदार पंच मार देती है। अनिका का पंच इतना तेज होता है कि वो चीता हवा में ही अब अपना संतुलन खो देता है और कुछ दूर जाकर जमीन पर जोर से गिरता है। कुछ पल के लिए वो वहीं पड़ा रहता है और अनिका बिना पीछे देखे अपने कदम अब आगे बढ़ा देती है। अनिका भी यहाँ पर कुछ ही कदम फिर से आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक ऊपर से एक बड़ा सा जाल अब उसके ऊपर आकर गिरता है। इससे पहले कि अनिका कुछ भी समझ पाती, वो उस जाल के अंदर अब बुरी तरह से फंस जाती है। अनिका तुरंत अपने दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाकर अब उस जाल को हटाने और खुद को उससे आज़ाद करवाने की कोशिश करती है। वो पूरी ताकत लगाती है, जाल को खींचती है, उसे अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन ये जाल इतना मजबूत था कि उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होती। अनिका कुछ पल तक लगातार कोशिश करती रहती है, लेकिन आखिरकार उसे हार माननी पड़ती है और वो नीचे की तरफ देख रही थी। लेकिन उसके दिमाग में लगातार अब एक ही बात चल रही थी। वो अब अपने मन ही मन में सोचती है, इसका मतलब ये मेरा टेस्ट है, और इसका मतलब ये है कि फिर तो राजमाता यहीं कहीं आसपास ही हैं और उनकी नज़र अभी मुझ पर ही होगी। शायद वो मुझे देख रही होंगी कि मैं इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलती हूँ। मुझे कुछ भी करके अब इस जाल से बाहर निकलना ही होगा। अनिका के चेहरे पर अब यहाँ पर डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आने लगता है। वो समझ चुकी थी कि ये महज एक हमला नहीं है, बल्कि उसके लिए किसी तरह की एक परीक्षा है। अगर राजमाता सच में आसपास थी और उसे देख रही थी, तो वह किसी भी कीमत पर उसे निराश नहीं करना चाहती थी। यही सोचते हुए अनिका धीरे धीरे अब अपने हाथ को अपने पैरों के पास ले जाती है और वह अपने कपड़ों के पास छिपा कर रखा हुआ एक खंजर निकाल लेती है। खंजर हाथ में आते ही उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई देती है। वो उस खंजर को मजबूती से पकड़ती है और जाल की मोटी रस्सियों को काटने की कोशिश करने लगती है। वह एक एक करके रस्सियों पर वार करती जाती है और खुद को फाइनली अब उस मजबूत जाल से बाहर निकालने का रास्ता खोज लेती है। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर राजमहल में सुबह के 5 बज रहे थे। राजमहल में यहाँ पर पूरा महल अभी भी गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था और महल के अधिकांश लोग अभी नींद में थे।
लेकिन धनंजय पीरामल अपने कमरे की बालकनी में खड़े हुए थे। उनकी नजरें सामने के अंधेरे आसमान पर टिकी हुई थी, लेकिन उनके दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर आखिर ये सब कौन कर सकता है। धनंजय गहरी सोच में डूबे हुए मन ही मन कह रहे थे, आखिर आखिर ये सब क्या हो रहा है? किसने किसने यहाँ पर हमें फंसाने के लिए, या फिर मैं यूँ कहूँ आलिशा के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया है? और आखिर उसका मकसद क्या था? वो कुछ पल के लिए शांत रहते हैं और फिर अपने चेहरे पर गुस्से के भाव लाते हुए कहते हैं, खैर जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसका पता लगा कर ही रहूँगा, और अगर वह मेरे हाथ लग गया ना तो कसम से मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब सोचते हुए ही धनंजय ने भी यहाँ पर अपना हाथ अपनी बालकनी की रेलिंग पर और भी कस कर रख लिया। जैसे जैसे ये सब सोचकर उसे उस शख्स के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा इवन साफ साफ नजर आ रहा था। वो कुछ पल तक उसी तरह खड़े रहते हैं और फिर गहरी सांस लेते हुए अपने मन में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश अधिकारी के पैलेस में यहाँ पर सुबह का समय हो चुका था। राजीव गुलेरिया अब तेजी से करण गुलेरिया के पास आते हुए बेहद हैरानी से कहता है, क्या क्या ये तुम क्या कह रहे हो करण? ऐसा भला कौन कर सकता है? आखिर किस में इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का कदम उठा सके? इधर राजीव की बात सुनकर करण गुलेरिया कुछ पल के लिए शांत रहता है। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसे भी कुछ नहीं पता था कि ये सब उसके और धनंजय के साथ किसने किया। फिर अब वो गंभीर आवाज में कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये सब किसने किया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जिसने भी ये काम किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने सिर्फ हमारे खिलाफ कदम नहीं उठाया है, बल्कि उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। करण की ये बातें सुनते ही राजीव कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर आगे कहता है, करण अगर सच में जो कुछ हुआ है उसका इस्तेमाल आलिशा के दुश्मनों ने कर लिया तो मामला फिर तो और भी गंभीर हो सकता है। पहले ही आलिशा के खिलाफ कितना कुछ हो रहा है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वह लोग इस मौके का फायदा किस तरह से उठाएंगे। अगर उन्हें हमारी कमजोरी का जरा भी अंदाजा हो गया तो वो सीधे हम पर हमला करने की कोशिश भी कर सकते हैं। राजीव की बात सुनकर करण धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो राजीव, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? इस वक्त सबसे जरूरी है कि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना लें। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या धनंजय ने कभी कोई कच्ची गोलियां खेली हैं? करण के इस सवाल पर राजीव उसकी तरफ देखने लगता है। तो अब करण कहते हैं, अरे इतने सालों तक धनंजय ने राजमहल को संभाला है, उसने ना जाने कितनी ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है और हर बार सोच समझ कर अपना कदम उठाया है। इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि धनंजय ने जो भी कदम उठाया है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हो सकता है हमें अभी उसकी पूरी सच्चाई पता नहीं हो, लेकिन वो बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। करण कुछ पल के लिए रुकता और फिर गंभीरता से कहता है, इस वक्त हमें उस पर बस भरोसा करना होगा। अगर उसने कोई फैसला लिया है तो जरूर उसके पीछे कोई ऐसी बात होगी जिसे हम अभी नहीं जानते। राजीव करण की बात ध्यान से सुन रहा था और फिर धीरे से कहता है, मैं भी उम्मीद करता हूँ करण के जो तुम कह रहे हो वो सच ही हो, क्योंकि अगर धनंजय के इस कदम के पीछे कोई बड़ी वजह है तो हमें जल्द ही उसकी जानकारी भी मिलनी चाहिए। करण उसकी तरफ देखते हुए कहता है, खैर वो जो भी है उसके बारे में हमें राजमहल में ही पता चलेगा। अभी यहाँ पर बैठकर अंदाजा लगाने से कोई भी फायदा नहीं है राजीव। जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। राजीव भी उसकी बात से सहमत होते हुए ही कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। सुबह हो चुकी है और राजमहल जाने से पहले हमें फ्रेश होने के लिए चलना चाहिए, अदरवाइज राजमहल पहुंचने में हम लेट हो जाएंगे। ये सुनते ही करण धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, हाँ चलो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और इतना कहते ही करण और राजीव दोनों ही वहां से अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोनों के ही दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा था कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन था और धनंजय ने फिर ये ऐसा कदम क्यों उठाया।
इधर राजीव अभी ये सब सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी राजीव के कदम अचानक से ही रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो अब अपने मन ही मन में कहता है, सच में आज पहली बार महेंद्र की याद आ रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन आज बहुत मन कर रहा है कि उससे बात करने का। कितना कितना कुछ है जो मैं उससे कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं कर भी क्या सकता हूँ। पता नहीं वो इस वक्त वहाँ पर क्या कर रहा होगा। ये सोचते हुए ही राजीव हल्का सा मुस्कुराता है और फिर मन ही मन में कहता है, पक्का पक्का भी घोड़े बेचकर सो रहा होगा, वो आराम से नींद ले रहा होगा और यहाँ हमारी नींद ही उड़ी हुई है। उसे क्या पता कि यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। ये सोचते हुए राजीव अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में आयशा मारवा के विला में यहाँ पर सावित्री किसी चीज को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसकी नजरें उस चीज पर इस तरह टिकी हुई थी जैसे वह उसके बारे में किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। वह कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक से पूरे विला में दरवाजे की घंटी की आवाज गूंज उठती है। डोरबेल की आवाज सुनते ही सावित्री का ध्यान उस चीज से हट जाता है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगती है और फिर मन ही मन कहती है, लगता है परशुराम जी यहाँ पर आ गए हैं और वैसे भी अब निकलने का वक्त हो चुका है। हमें मल्होत्रा हाउस के लिए भी तो जाना है। सावित्री कुछ पल के लिए सोचती और फिर मन ही मन कहती है, उम्मीद है कि भाग्यश्री वहाँ पर सब कुछ संभाल लेगी। जो उसकी जिम्मेदारी है उसे वो अच्छी तरह से निभा लेगी। फिलहाल मुझे यहाँ रुकने की बजाय अभी मल्होत्रा हाउस के लिए निकलना चाहिए। ये सोचते हुए सावित्री तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजा खोलने से पहले वो सावधानी के लिए की होल से बाहर की तरफ देखती है कि बाहर कौन है। जैसे वो की होल से बाहर देखती है तो उसकी नज़र सामने खड़े परशुराम पर ही पड़ती है। उन्हें देखते ही सावित्री बिना कोई देर किए तुरंत दरवाजा खोल देती और सामने खड़े परशुराम से कहती है, आप जल्दी से अंदर आइए। इधर स्वाति की बात सुनकर परशुराम अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद होने के बाद सावित्री की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाना चाहिए। वैसे भी काफी वक्त हो चुका है, हमें वहां पहुंचने में भी तो समय लगेगा। क्या तुम तैयार हो? परशुराम की बात सुनकर सावित्री बिना कुछ कहे हाँ में अपने सिर को हिला देती है। फिर वह एक नज़र अपने आसपास डालती और मन ही मन खुद को तैयार करते हुए ही कहती है, अब उन्हें बिना किसी देरी के मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाना चाहिए। सावित्री को इस तरह से हाँ में अपना सिर हिलाता हुआ देखकर अब परशुराम सावित्री को कहते हैं, तो फिर चलें। परशुराम की बात सुनते ही सावित्री तुरंत बाहर निकलती है और बाहर आने के बाद वो एक बार पीछे मुड़कर विला को देखती है और फिर दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देती है। लॉक चेक करने के बाद वो परशुराम की तरफ देखते हुए ही कहती है, जल्दी चलो, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। सावित्री की बात सुनकर परशुराम उसके साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ याद आता है और वो रुककर अब सावित्री की तरफ देखते हुए ही कहते हैं, अरे अरे वो जो अंदर है उसका क्या? तुम उसे यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हो? परशुराम के सवाल पर सावित्री कुछ पल के लिए उनकी तरफ देखती है और फिर शांत आवाज में कहती है, वो अभी सो रही हैं और वैसे भी किंग ने भाग्यश्री से साफ साफ कहा है कि उन्हें वहाँ तब तक रहना होगा जब तक श्वेता की डिलीवरी अच्छी तरीके से नहीं हो जाती। इसलिए अभी उनके यहाँ होने को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर परशुराम सावित्री की बात सुनकर कुछ सोचने लगते हैं और इसके बाद दोनों आपस में बातें करते हुए ही गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। इधर गाड़ी में बैठने के बाद परशुराम सावित्री की तरफ देखते हुए हैरानी से कहते हैं, व्हाट, ऑलमोस्ट 9 महीने? तब तक तुम जिस मेहमान को यहाँ पर लेकर आई हो उसे कैसे रोक कर रखोगी सावित्री? क्योंकि 9 महीने श्वेता की डिलीवरी के बचे हुए हैं। आखिर इतने लंबे समय तक उसे यहाँ पर रोकना आसान तो नहीं होगा ना? अगर उसे किसी बात का शक हो गया तो? परशुराम की बात सुनकर सावित्री हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, एक बार बस राजमहल की सारी बातें सुलझ जाएं और रानी साहिबा बेगुनाह साबित हो जाए, उसके बाद मैं उसे किंग के इस डिसीजन के बारे में जरूर बता दूंगी। सावित्री भी यहाँ पर कुछ पल रुकती है और फिर विश्वास के साथ कहती है, और मुझे पूरा यकीन है कि जब उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी तो वो हमारे इस प्लान में हमारा साथ जरूर देगी। अभी उसके सामने सारी बातें बताना सही नहीं होगा, हमें पहले राजमहल की स्थिति भी तो संभालनी होगी।
परशुराम सावित्री की बात को ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी की सीट पर ठीक से बैठते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन हमें हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना होगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो सावित्री सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसके बाद परशुराम सावित्री की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या मल्होत्रा हाउस में सब तैयार है? मेरा मतलब है वहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्योंकि अगर हमें वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा तो इस वक्त चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तुम समझ रही हो ना? परशुराम की बात सुनकर सावित्री कुछ पल के लिए शांत रहती है, फिर उनकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने वहाँ की सारी तैयारियां पहले ही कर दी हैं। लेकिन हाँ, हमें वहाँ पर पहुंचकर एक बार खुद भी सब कुछ देख लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। और वैसे भी तुम ये भी मत भूलो क्योंकि वहाँ पर भाग्यश्री है। डोंट वरी, भाग्यश्री अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पर सब संभाल लेगी। और वैसे भी तुम्हें पता तो है ना कि भाग्यश्री कौन है? सावित्री ने परशुराम की तरफ देखते हुए कहा। सावित्री की बात सुनकर परशुराम हल्का सा मुस्कुराते और कहते हैं, देखो, मुझे उसके टैलेंट और शार्पनेस पर पूरा भरोसा है। और एक बात मुझे आज भी याद है कि हमने भाग्यश्री को कितना गलत समझा था। जिस लड़की को मैं बेवकूफ समझ रहा था वो तो दिमाग की बहुत ही तेज थी। हमारे ही बीच में रहकर वो इतनी स्मार्ट थी और इस तरह से खुद को डम दिखाती थी जैसे उसे किसी भी बात की समझ ही नहीं हो। सच कहूँ तो उसने हम सबको बहुत ही आसानी से बेवकूफ भी बना दिया था। परशुराम की बात सुनकर सावित्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, अब क्या ही कर सकते हैं। महारानी हमेशा से ही ऐसे ही लोगों को अपने करीब रखती थी जिन्हें बाकी लोग कमजोर या अंडरडॉग समझते थे। लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो इंसान के बाहरी रूप को देखकर फैसला नहीं करती थी बल्कि उसके अंदर छिपी काबिलियत को पहचान लेती थी। ये कहते हुए सावित्री अभी गाड़ी का गियर बदलती है और फिर पूरी सावधानी से गाड़ी को आगे बढ़ाने लगती है। इधर परशुराम भी चुपचाप सामने देखते हुए बैठ जाते हैं। दोनों के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी कि मल्होत्रा हाउस पहुंचकर आगे की सारी चीजें किस तरह से संभालनी है। तो इधर मल्होत्रा हाउस में भाग्यश्री अब एक कमरे के अंदर बैठी हुई थी। उसकी नजरें सामने टंगी हुई दीवार पर वॉल क्लॉक पर लगी हुई थी। कमरे में चारों तरफ खामोशी थी और उस खामोशी के बीच घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। भाग्यश्री लगातार घड़ी की तरफ देख रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। वह किसी का इंतजार कर रही थी और बार बार उसकी नज़र घड़ी की सुइयों पर चली जाती है। तभी अचानक से उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनते ही भाग्यश्री तुरंत अपनी सोच से बाहर आती है और वो दरवाजे की तरफ देखते हुए ही कहती है, किशन आप ही हैं ना बाहर? भाग्यश्री ने अभी इतना कहा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और दरवाजा खुलते ही सामने किशन मामा खड़े दिखाई देते हैं। किशन मामा भी यहाँ पर कमरे के अंदर आ जाते हैं और इधर ये अंजलि की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मैं हूँ वो मैं यहाँ पर पानी रखने के लिए आया था। आई होप अंजलि तुम्हें प्यास लगी होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं पानी रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर भाग्यश्री उन्हें कुछ पल तक गौर से देखती है और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, किशन कोई नया बहाना प्लीज। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तुम कम से कम यहाँ पर 10 बार पानी का जग लेकर आ चुके हो। हर बार तुम्हारे पास पानी लेकर आने का कोई ना कोई नया बहाना होता है। भाग्यश्री की बात सुनकर किशन मामा अब थोड़ा सा यहाँ पर असहज हो जाते हैं और अब वो खुद को डिफेंड करते हुए ही कहते हैं, अरे हाँ, तो वो राजलक्ष्मी ने कहा था ना कि पानी ज्यादा पीने से चेहरे पर ग्लो आता है। आई मस्ट से तुम तो पहले से ही बहुत ही सुंदर हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा और पानी पी लोगी तो थोड़ी और सुंदर हो जाओगी। आखिरकार घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है तो तुम्हारा चेहरा भी तो चमकना चाहिए। किशन मामा की ये बात सुनते ही भाग्यश्री अब उनकी तरफ एक अजीब नजर से देखने लगती है और कहती है, नाना बनने वाले हैं आप? कुछ सोचा है अब तक? आपको तो ऊपर वाले रूम का इंटीरियर चेंज करवाने में लग जाना चाहिए। आखिर अब उस कमरे को भी तो नए मेहमान के हिसाब से तैयार करना है ना।
भाग्यश्री ने, क्योंकि यहाँ पर उनकी इन बातों को सुनकर टॉपिक को बदलते हुए ये सब कहा। भाग्यश्री की बात सुनकर किशन मामा तुरंत उत्साहित होते हुए ही कहते हैं, अरे अरे हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं इसी काम के लिए ही तो आया था। तुम भी ना मुझे हमेशा से ही गलत समझ लेती हो। मैं पानी का जग लेकर आया हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कोई बहाना बना रहा हूँ। मैं तो बस। किशन मामा अपनी बात को भी पूरी करते करते रुक जाते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। इधर भाग्यश्री उन्हें एक बार फिर से घूर घूर कर देखती है, जैसे वह उनकी बातों को पूरी तरह से समझ चुकी थी कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा था। कुछ पल भाग्यश्री माहौल को बदलते हुए ही कहती है, वैसे आज हम सभी अंताक्षरी का प्रोग्राम करते हैं। हॉल में सब साथ बैठेंगे तो देखो किशन, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि काफी समय से घर का माहौल भी थोड़ा गंभीर रहा है। श्वेता का मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि उसका मूड कभी कैसा रहता है कभी कैसा, लेकिन सबके साथ ऐसे खेलने से शायद उसका मूड थोड़ा और अच्छा हो जाए। किशन मामा उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं तो भाग्यश्री आगे कहती है, और हाँ, श्रेया और नंदनी से कहना कि आज रात वो यहीं पर ही रुक जाएं। अगर सब लोग साथ होंगे तो श्वेता को भी अच्छा लगेगा, उसका ध्यान भी बाकी चीज़ों से हटेगा और थोड़ा हंसी मजाक का माहौल हो जाएगा। वैसे भी इस वक्त उसे खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंजलि की इन बातों को सुनकर किशन मामा तुरंत सिर हिलाते हुए ही कहते हैं, हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है अंजलि। अगर श्रेया और नंदनी भी यहीं रुक जाएंगी तो घर का माहौल और भी अच्छा रहेगा और श्वेता का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मैं एक बार उनसे बात कर लूँगा इस बारे में। भाग्यश्री अब उनकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान देती और कहती है, बस फिर ठीक है, आज रात सबको किसी न किसी तरह से हंसाना है। बहुत हो गया ये गंभीर माहौल, अब थोड़ा घर में खुशियाँ भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि घर में खुशियाँ आने वाली हैं। अब यहाँ पर अंजलि की बातों को सुनकर किशन मामा कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं बस अभी ये काम करता हूँ। मैं बाहर जाकर पूरा का पूरा अरेंजमेंट करवाता हूँ और तुम्हारे कपड़े चेंज करने में तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। किशन मामा ने बिल्कुल ये सहज अंदाज में कहा था, लेकिन ये सुनते ही तो भाग्यश्री की आंखें कुछ पल के लिए बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो भी यहाँ पर ये सुनकर जोर जोर से प्रीति को आवाज लगाने लगती है, प्रीति, ओ प्रीति, जरा इधर आना। इधर भाग्यश्री की आवाज सुनते ही किशन मामा समझ जाते हैं कि अब उन्हें वहां से निकल जाना ही बेहतर है। वो मन ही मन सोचते हैं, बस अब यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, वरना पता नहीं ठीक होने के बाद अंजलि मुझे मेरे ही कमरे से बाहर ना निकाल दें। क्योंकि अंजलि को इस तरह से करता हुआ देखकर उन्हें अब एक बात तो समझ में आ गई थी कि उन्होंने शायद उनके कपड़े चेंज करवाने की बात गलत कह दी थी। इसलिए वो अपने मन में ही वहां से निकलने की सोचते हैं और ये सोचते हुए किशन मामा तुरंत वहां से जाने के लिए एक झटके से पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो सामने से आती हुई प्रीति ने उनकी एक जोरदार टक्कर हो जाती है, क्योंकि सेम उसी वक्त पर अंजलि की आवाजें लगाने से प्रीति भी अंदर आ गई थी। इधर टक्कर लगते ही प्रीति के हाथ में रखा हुआ सामान नीचे गिर जाता है और ये देखते हुए तो यहाँ पर अंजलि अब अपने एक हाथ से अपना सिर पीटते हुए ही कहती है, हे भगवान। तो वहीं प्रीति तुरंत नीचे झुके हुए सामान की तरफ देखते हुए किशन मामा से कहती है, सॉरी अंकल जी, वो मुझे ध्यान नहीं रहा कि आप पीछे मुड़ रहे थे। प्रीति की बात सुनकर किशन मामा तुरंत कहते हैं, अरे नहीं बेटा, गलती मेरी ही है, मुझे भी तो संभल कर पीछे मुड़ना चाहिए था ना, तुम परेशान मत हो। इसके बाद किशन मामा अपने नीचे पड़े सामान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आप अंदर जाइए, मैं स्टाफ से कहकर ये सब कुछ साफ करवा देता हूँ। ये कहते हुए किशन मामा जल्दी से वहाँ से आगे चले जाते हैं। इधर किशन के जाते ही प्रीति कमरे के अंदर आती और भाग्यश्री की तरफ देखते हुए कहती है, जी आंटी, वैसे आपकी मेडिसिन का टाइम नहीं हुआ है क्या? प्रीति की बात सुनकर भाग्यश्री हल्के से मुस्कुराती और कहती है, हाँ मुझे पता है प्रीति, वैसे मुझे चेंज करना था, इतनी देर से मैं बस इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन इन सब बातों में ध्यान ही नहीं रहा। अब यहाँ पर प्रीति अंजलि के पास आती है और कहती है, तो फिर आप मेडिसिन ले लीजिए और उसके बाद आराम से चेंज कर लीजिए, मैं आपकी इसमें मदद कर देती हूँ।
इधर यहाँ पर अंजलि भी अब उसकी तरफ देखती हुए धीरे से अपना सिर हिला देती है। कमरे में अभी भी कुछ देर पहले हुई किशन मामा की मजेदार हरकत की वजह से अब यहाँ पर हल्का सा हंसी मजाक वाला माहौल बना हुआ था।